हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है हम जो है प्रैक्टिस सीरीज में 2 प्रश्नों की श्रृंखला मतलब 2 प्रश्नों की चर्चा करते हैं, 2 प्रश्नों का अभ्यास कराते हैं, ठीक है। और एक हमारी जो है अभ्यास सीरीज चलती है, उसमें हम पीवाईक्यू के प्रश्नों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ डेली 1 प्रश्न लेते हैं। अभी मैंने आपदा प्रबंधन आज समाप्त किया है, ठीक है। मतलब आज का मतलब मैं आज अपनी ये वीडियो तो जो है मतलब आपको जो है कल ही मिलेगी, लेकिन मैंने आज जो है अपलोड किया उसको, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। वहाँ छोटी सी मुझसे गलती क्या हुई थी, मतलब जो टाइपिंग मैंने कहा ना आपसे कि पीपीटी वगैरह से आपको क्या लेना देना है, पीपीटी वगैरह तो चेंज होती रहती है। तो मैंने गवर्नेंस के लिए कल के लिए एक पीपीटी तैयार की थी, वो सेट कर दी मैंने जो है आज के आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक पे। तो आपदा प्रबंधन का ही प्रश्न है, आप अंदर जाके देखेंगे तो आपदा प्रबंधन की ही प्रैक्टिस कराइए। बस थोड़ा सा स्लाइड, जैसे यहाँ पर ये स्लाइड दिख रही है, ये पीपीटी, तो ये थोड़ी सी जो है वहां पर मैंने गवर्नेंस की लगा दी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भयभीत मत होइए, थंबनेल मेरा आपदा प्रबंधन का मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ प्रैक्टिस सीरीज आज 13 है, प्रैक्टिस में आप 13 नंबर है, इसमें हम 2 प्रश्न है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतिहास की चर्चा करेंगे। तो पहले हमारा सिलेबस का पहले हमारा क्या है कि जो है हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस है। तो हम जो भी रणनीति बनाएंगे उसके लिए हमको क्या चाहिए, पाठ्यक्रम चाहिए। पाठ्यक्रम से ही हमको पता चलेगा, और कोई तो सोर्सेज है नहीं भाई, पीवाईक्यू है और हमारे पास क्या है, सिलेबस है। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम कैसे यूपीएससी को पकड़ सकते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से पकड़ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को बार बार आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है नजरिया ही उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 2 नंबर टॉपिक, 3 नंबर टॉपिक और 5 नंबर टॉपिक से जीएस के फर्स्ट पेपर में आप जाओगे ना, तो ये टॉपिक आपको मिलेंगे। शुरुआत के ही 2 नंबर टॉपिक, 3 नंबर टॉपिक और 5वें नंबर टॉपिक पे आपको ये प्रश्न दिखाई देंगे। तो मैं पहले आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूछा है 1757 से लेकर 1857 के बीच का, मतलब मध्य के ब्रिटिश शासन के दौरान हुए स्थानीय विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को चेंज करने का प्रयास किया। जब यहाँ से चेंज किया तो उन्होंने अपने अनुकूल जो है, जैसे कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रवेश किया, तो वहाँ के वनोभूमि को जो है अपने अंडर में किया। और जब अपने अंडर में किया तो वहाँ के जो उत्पाद होते थे उनको अपने अंडर में किया, उन उत्पादों को लेने लगे। वहाँ के स्थानीय लोग जो उस पर आश्रित थे उनको नुकसान होने लगा। तो उन्होंने फिर कुछ समय तक तो उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने विरोध के रूप में इसको बताने लगे, ये मतलब विरोध करने लगे। तो उसमें संथाल विद्रोह आपने देखा होगा, कोल विद्रोह देखा होगा, ठीक है, कोल विद्रोह हो गए, ठीक है। फिर किसानों ने कुछ विद्रोह किया, तो उसमें पावना विद्रोह वगैरह देखोगे आप। स्थानीय पूछ रहा है ना यहाँ पर, स्थानीय विद्रोह, तो इसमें केवल जनजातीय विद्रोह की चर्चा नहीं करनी। स्थानीय में आपको कृषक समुदाय को क्या नुकसान हुआ, आदिवासी समुदाय को क्या नुकसान हुआ, ठीक है। और जो है जो मतलब कि मजदूर थे उनको क्या परेशानी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हम सिलेबस का आप पार्ट देखिए, तो यहाँ पर लिखा 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व। तो ये आप यहाँ से लिंक कर सकते हो इस प्रश्न को। और दूसरा ये स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण। तो दूसरा वाला टॉपिक आपका यहाँ पर देखिए, ये स्वतंत्रता संग्राम के भी नींव रखता है ना। ये जब आप जो भी स्थानीय विद्रोह हुए, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं 1857 क्रांति का बड़ा रूप, तो इसको हम 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति भी बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि उसको जो है कई जो है विश्लेषक ने इसको मना किया कि 1857 की क्रांति जो है पहली स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो अलग अलग जो है विद्वानों का अलग अलग मत होता है, वो अलग चीज है। बाकी ये छोटे छोटे विद्रोह कहीं ना कहीं बड़ा रूप 1857 की क्रांति में हमको देखने को मिलता है, ठीक। तो इसको ऐसे टच कर सकते हो। और दूसरा जो क्वेश्चन है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो देखा होगा, ये दूसरा जो प्रश्न है इसमें लिखा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो समाज जो है यहाँ पर किसी भारतीय का बात नहीं कर रहा है, हालांकि हम टच करके लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर विश्व मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ही डायरेक्ट ये टच होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम 5वां नंबर टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है विश्व इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, यथा का मतलब जैसे औद्योगिक क्रांति, ठीक, यही औद्योगिक क्रांति तो पूछ रहा है, तो वही विश्व इतिहास से टच हो रहा है, ये औद्योगिक क्रांति से टच हो रहा है ना। साथ साथ देखिए सिलेबस से हम बिल्कुल इतर नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, ये भी थोड़ा टच होगा क्योंकि हम उत्तर में जो पॉइंट लिखेंगे तो उपनिवेशवाद की समाप्ति, ये सब चीजों का जिक्र करते हुए लिखेंगे। राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज का उन पर प्रभाव, ठीक। तो यही सब चीजें हमको लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है
इस प्रश्न को आप पढ़िए और पॉज करके अगर नहीं प्रैक्टिस किए तो पहले जाकर प्रैक्टिस करिए। हालांकि मैं दे देता हूं तो आपको प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करनी चाहिए, तभी आपका मेंस निकलेगा, नहीं तो आप देख करके चले जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन उसके लगता है कि पूरा देखते नहीं हो। अगर आपको कोई कमी लगती हो तो आप मुझे बताइए, तो मैं उस कमियों को सुधार करूंगा। और आप मेरी आलोचना भी कर सकते हो, आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप बता भी सकते हो कमेंट में कि आपका वीडियो बेकार है, जैसा भी हो आपको ये सुधार करना चाहिए। आलोचना तो व्यक्ति को निखारता है ना। तो आप जैसा भी हो, आप लोगों को जैसा लगे आप लोग बताइएगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं। तो पहले मैंने क्या कर दी, फ्रेमिंग कर दी। तो जो बच्चे जो है फ्रेमिंग देख करके जाना चाहते हैं तो फ्रेमिंग देख करके जा सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं स्क्रीन में फिर से फ्रेमिंग कर दूंगा। हालांकि इसमें क्या होता है कि मुझे आपको देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको मैं पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे दे भी दूंगा और जो है यहाँ पर दिखता भी है स्पष्ट। यहाँ पर ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो जैसे मान लो राजनीतिक लिखूं तो यार राजनीतिक जो ठीक से लिखते नहीं बनता है। ठीक है, और टाइम भी बहुत लगता है, तो इसलिए जो है मुझे और भी नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं आप लोगों के लिए। अभी पीटी के समय मुझे बहुत सारा काम करके आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए 1757 से लेकर 1857। तो आपने देखा होगा कि अंग्रेज जब आए तो लगभग 1757 में प्रवेश करना आए, तो 1600 ईस्वी में वहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब आए तो 1757 के बाद, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि ये भारत में पैठ बनाना शुरू कर दिए। फिर 1764 ईस्वी में इन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद मतलब ये सिद्ध हो गया कि अब अंग्रेज भारत में ही रहेंगे, यहीं पर जो है शासन करेंगे, मतलब एक तरीके से सिद्ध हो गया। तो इसको पढ़ते हैं। फिर 1757 से लेकर 1857 के बीच मध्य में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए स्थानीय विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक, प्रमुख कारण बताने हैं तो आपको नॉर्मल भूमिका लिखनी है। तो उसमें क्या होगा, ब्रिटिश शासन के दौरान स्थानीय विद्रोहों के प्रमुख कारणों का जिक्र करते हुए 1757 से लेकर 1857। मैं बार बार 1757 की जगह 1857 बोल दे रहा हूँ, तो आप लोग मैनेज करना। ठीक है, लिखा हुआ है वही चीज पढ़ रहा हूँ। तो इसको 1757 से लेकर के 1857 के बीच का जो भी है उसको बताते हुए आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है मैंने पूरी भूमिका उठा के लिख दी है, जो मैंने वहां लिखा है यहाँ वही चीज यहाँ पर मैंने जिक्र करते हुए लिख दी है। तो यहाँ पर आपको 1757 से 1857 के बीच का काल भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार का काल था। ठीक, ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटिश आना स्टार्ट हो गए थे, मतलब यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिए थे। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। तो यहाँ पर आए तो वहां उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सामाजिक नीतियां बनाई, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आर्थिक नीतियां बनाई, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग प्रशासनिक नीतियां बनाई। उसी के तो बाद में विरोध होने लगा भाई। उन्होंने कहा कि जमींदारों को जो है इतने अधिकार दे दिए, कर बढ़ा दिए। ठीक है, और जो है कृषक और जो जमीनी स्तर पे जो काम करने वाले कृषक थे, मजदूर थे, उन पर उसका नकारात्मक प्रभाव दिखने लगा। तभी धीरे धीरे करके स्थानीय विद्रोह के रूप में दिखाई देने लगा। ठीक, तो उसी की चर्चा करनी है। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अनेक स्थानीय विद्रोह, एग्जाम्पल संथाल, भील, कोल विद्रोह, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, फिर मुख्य भाग में आपको कारण लिखना है। तो भू राजस्व मांगे, भाई कारण में क्या होगा, भू राजस्व की मांगे बढ़ने लगी, मतलब कि भू राजस्व कर वगैरह इन्होंने बढ़ा दिए, तो इसका विरोध देखने को मिला। फिर भूमि अधिकारों की हानि, मतलब औपनिवेशिक सरकार ने क्या कर दिया, आदिवासियों की वन भूमि की जो उत्पाद थे उन पर अपना अधिकार जता लिया, तो वहां पर भी लोग विद्रोह करने लगे, मतलब विरोध करने लगे। फिर इसके साथ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। आपको पता ही है कि 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में दस्तक कानून था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पर भी आपको देखते हुए कि दस्तक कानून में क्या होता था, कुछ % वस्तुएं जो है छूट के माध्यम से भेजी जाती थी। उसमें उन्होंने जो है जो वहां के जो व्यापारी, मतलब कि जो अधिकारी होते थे वो भी व्यापार करने लगे थे, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। स्थानीय लोगों से, कृषकों से जो है एक्स्ट्रा कर लेकर के और अपने जो कानून अपने द्वारा जो है चीजों को बाहर भेजते थे। उससे क्या होता था कि उनको छूट मिलती थी, जो पैसा किसान देते थे उसको अपने पास रख लेते थे। तो भ्रष्टाचार उत्पीड़न भी देखने को मिला। धीरे धीरे क्या हुआ, यही विद्रोह का कारण बना। तो यही 3-4 पॉइंट आपको डालते हुए निष्कर्ष लिख देना, छोटा सा सकारात्मक दृष्टि में हो, क्या सुधार होना चाहिए ये आपको लिखना चाहिए कि वर्तमान में इसको जोड़ करके लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष को हमेशा आज के परिदृश्य में अगर जोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। हालांकि मैंने उस समय की परिस्थितियों के आधार पर लिखा है, तो आप पहले उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस 13 है, तो मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है, आपने प्रश्न यहाँ देख लिया होगा। ठीक है, तो मैं सीधे इसको पढ़ता हूँ। 1757 से लेकर 1857 के मध्य का काल ब्रिटिश शासन की स्थापना और विस्तार का काल था। इस अवधि में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियों में भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया। ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक स्थानीय व जनजातीय विद्रोह हुए, जैसे संथाल विद्रोह, भील एवं कोल विद्रोह आदि। ठीक, इसमें आप पावना विद्रोह वगैरह का नाम भी डाल सकते हो। मैंने केवल जनजातीय विद्रोह ले लिया, आप पावना डाल सकते हो, और भी आपको जो पता हो, पगड़ी विद्रोह वगैरह ये सब डाल सकते हो इसमें। फिर स्थानीय विद्रोह के प्रमुख कारण में भू राजस्व की मांगे बढ़ी, तो इससे क्या भू राजस्व की मांग में वृद्धि हुई। अधिक राशि वसूलना, जिससे किसान आक्रोश बढ़ा, उदाहरण पावना विद्रोह एवं नील आंदोलन स्टार्ट हुआ। आपको पता ही है कि यहाँ पर किसानों से क्या हुआ, अधिक कर वसूलने लगे, अधिक राशि देने की बात करने लगे। ठीक है, भूमि अधिकारों की हानि,
अंग्रेजों ने जमींदारों को अधिकार समाप्त कर दिया, ठीक, उनकी भूमि का विक्रय मतलब बेच दिया, सेल कर दिया। आदिवासियों के वन अधिकार अर्थात वन भूमि भी हड़प ली। इससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप 1818 में भील विद्रोह हुआ और 1719 से लेकर के 1799 से लेकर के 1805 के बीच दक्षिण भारत में पोलीगारों का विद्रोह कर लगाने के कारण हुआ था। ठीक, मैंने यहाँ पर लिख सकते थे कर लगाने का पोलीगारों ने विद्रोह किया, ऐसा लिख सकते थे, या मैंने कोष्टक में एक चीज डाल दी। फिर तीसरा क्या है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और भ्रष्टाचार। ब्रिटिश काल में प्रशासन, पुलिस एवं न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार विद्यमान हुआ, जिसने आम जनमानस का शोषण किया। संथाल विद्रोह, उदाहरण ऐसे डालना है एक एक करके, ठीक। फिर आदिवासी इलाके में ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, जनजातीय उत्पादों पर कराधान की प्रणाली लागू की गई और इसके साथ साथ आदिवासियों के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों व्यापारियों के प्रवेश से आदिवासी नाराज और परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ। आप आज भी देखते हो कि आदिवासी इलाकों में अभी आपने सेंटलिन जनजाति जो रहती है, सेंटनलीन ऐसे कुछ करके ठीक है, ये जनजाति आपकी कहाँ रहती है, अंडमान और निकोबार में। 2018 के आसपास मुझे याद है कि कोई जो है विदेशी, अमेरिका यूएस का कोई व्यक्ति था, वो जो है इस क्षेत्र में प्रवेश किया और उसको जो है आदिवासियों ने धनुष बाण के माध्यम से क्या कर दिया, मार दिया। समझ रहे हो, धनुष बाण से उसको मार दिया। तो इसलिए जो है उस समय जब वहां के लोगों को प्रवेश करने लगे, जनजातियों के अपने अधिकार होते हैं, उस अधिकारों को वो जो है ना तो बाहर अपने आप को ले जाते हैं और जो है वहां भी किसी बाहरी को आने नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप देख ही रहे होगे आदिवासियों के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों और व्यापारियों के प्रवेश में आदिवासी नाराज हुए और परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ। ठीक, छोटा नागपुर क्षेत्र में बाहरी लोगों के आगमन के विरुद्ध कोल विद्रोह, आप इसको 1831 में। फिर छोटा सा निष्कर्ष देख लेना है, क्योंकि एक ही दो उदाहरण दे सकते हो, ज्यादा दोगे तो फिर आपका 200 नंबर। मैंने यहाँ 200 शब्दों का प्रश्न लिखा है, लगभग इसको 250 शब्द तक कोशिश की लगाने का, क्योंकि आपको कंटेंट भी देना है। प्रैक्टिस सीरीज में आपका सिलेबस भी तो कवर कराना है। ठीक है, और बाकी आप जो है अपने स्तर से जीएस वगैरह पढ़ते रहिए। ठीक है, तो वहां से रिवीजन होगा, यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर यहाँ पर ये सभी स्थानीय विद्रोह भले ही क्षेत्रीय रहे हों, किंतु इन्होंने 1857 के राष्ट्रीय संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। ये महत्वपूर्ण चेतना को जागृत किया। इस तरह से घुमा फिरा के आपको शब्दों का हेर फेर है, चीजें एक ही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। जहां कहीं भी आपको दिक्कत समस्या है आप लोग बताइएगा। ठीक है, इस तरह से अब दूसरा प्रश्न है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक, यह विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर धुंधला थोड़ा सा होगा, दिख नहीं रहा होगा, मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। प्रश्न ही नहीं दिख रहा, बाकी चीजें तो दिख रही। औद्योगिक क्रांति के बारे में संक्षिप्त व्याख्या करके तुम थोड़ा सा बता देना आपको कि औद्योगिक क्रांति क्या थी, कब स्टार्ट हुई। ठीक है, जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो कि लगभग 1800 ईस्वी के आसपास या 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध या उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड ही नहीं पूरे विश्व में धीरे धीरे, ऐसे इस तरह से बना के लिख सकते हो कुछ भी। ठीक, फिर औद्योगिक क्रांति, ये मेन बॉडी, एमबी का मतलब मेन बॉडी। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों की चर्चा करनी है। ठीक, सामाजिक और आर्थिक में शहरीकरण बढ़ने लगा। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या शहर की ओर जाने लगी, लंदन जैसे शहरों का विकास होने लगा और इसके साथ साथ एक नकारात्मक प्रभाव, इसी को समालोचनात्मक में रख सकते हो। ठीक है, घुमा करके कि शहरी मलिन बस्तियों का भी उदय हुआ। मतलब इतना विकास तो हमें देखने को मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलता मलिन बस्तियों के रूप में। ठीक, फिर इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट, सामाजिक आर्थिक असमानता। अब इसमें एक वर्ग तो हैव नॉट्स, जो जिसको क्या कहते हैं, एक वर्ग तो आपका उठने लगा, लेकिन दूसरा वर्ग हैव नॉट जो मजदूर वर्ग होता है, यह आपका उद्योगपति वर्ग हो गया। ठीक है, उद्योगपति वर्ग हो गया, बुर्जुआ जिसको बोलते हैं, बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं। ये जो है मजदूर वर्ग हो गया। तो मजदूरों के अधिकारों को जबरन ये उद्योगपति इनसे काम कराते थे और इनको जो है कि सैलरी भी इनकी कम होती थी, मतलब दिहाड़ी कम होती थी, वेतन कम होता था, दिहाड़ी कम होती थी। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके यूनियन बनने लगे। यूनियन ने क्या कर दिया, उद्योगपतियों के विरुद्ध जो है आंदोलन कर दिए। ठीक है, तो यही चीज है। तो इन्हीं के बीच में असमानता बढ़ने लगी। असमानता को ही बाद में कि भाई उद्योगपति जो है हमसे काम कराता है और हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जीता है, हम मजदूर के मजदूरी जिंदगी भर बने रहते हैं, तो इसी का विरोध होने लगा। फिर शोषण भी होने लगा, श्रमिकों को कम वेजेस पर, वही मैंने जो बात बताई, कम वेजेस पर कार्य कराया जाता था। खतरनाक उद्योगों में श्रमिकों को कम दिहाड़ी पर काम देना होता था। तकनीकी, इसके साथ साथ एक सकारात्मक परिणाम क्या, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला। जो चीजें एक दिन में 100 वस्तुएं बनती थी, धीरे धीरे तकनीकी नवाचार और बढ़ा तो एक दिन में 1000 वस्तुएं बनने लगी। फिर उत्पादन ज्यादा हो गया तो विक्रय जो है होने लगा इनका दूर तक, जिससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हुई। ठीक, फिर राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद का उदय हुआ, पूंजीवाद का प्रारंभ हुआ, राजनीतिक सुधार आंदोलन हुए और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। छोटा सा निष्कर्ष देना है, आराम से उत्तर हो जाएगा। फिर हम मैंने कैसे लिखा है
आप इसको देख लीजिए कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, जिसने उत्पादन प्रणाली, परिवहन, सामाजिक ढांचे और राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। यह केवल तकनीकी और नवाचार में ही बदलाव नहीं था, बल्कि सामाजिक क्षेत्र के हर आयाम में समाज के हर आयाम में व्यापक क्रांति थी। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। फिर इसके कारण भी लिखने हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव, यह कारण। तो इसमें एक कारण सामाजिक वर्ग में ये लिखा हुआ मजदूर वर्ग का उदय हुआ। औद्योगिक मजदूर एक नई सामाजिक श्रेणी के रूप में उभरा। पहले क्या होते थे औद्योगिक मजदूर का मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान लो उद्योगपति होते थे, उद्योग, और यहाँ पर जो है मजदूर नहीं हुआ करते थे। तो जब उद्योग स्थापित हुए तो यही औद्योगिक मजदूर, एक नई श्रृंखला। पहले मजदूर होते थे लेकिन उद्योगी नहीं थे, तो उद्योग के मजदूर होते नहीं थे, तो नई श्रेणी का उदय हुआ। फिर इस तरह से कठोर श्रम परिस्थितियां, बाल श्रम, बच्चों से काम कराना, लंबे कार्य घंटे और खराब कार्यस्थल। लंबे मतलब लंबे, मान लो 12 घंटे काम था तो 15-15 घंटे आपसे काम कराया जा रहा है। ठीक है, और कार्यस्थल अच्छे नहीं थे, मतलब वहां पर सुविधाएं नहीं थी। मान लो कोई महिला अगर वो काम करना चाहती तो अगर मान लो उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो वो अपने बच्चे को ठीक से वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। आज आप औद्योगिक स्थलों में ये सब व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। ठीक है, फिर मध्य वर्ग का विकास हुआ। व्यापारी, बैंकर और प्रबंधक वर्ग ने समाज में प्रभावशाली स्थिति प्राप्त की। अब जैसे देखिए, ये आपका औद्योगिक वर्ग है, उद्योगपति है। ठीक है, ये आपका उद्योगपति है, ये उद्योगपति। ठीक, फिर बीच में आपके ये मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग में बैंक हो गया, मतलब कि एक सेवा करने वाले व्यक्ति। फिर आपका मजदूर आया, तो मतलब बीच में एक मध्य वर्ग का विकास हो गया। ठीक है, इसी के बाद परिवार और जीवन शैली में परिवर्तन। पारंपरिक संयुक्त परिवार कमजोर हुआ। जैसे एक साथ लोग रहते थे, एक परिवार में 20 लोग रहते थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके बच्चे हुए, वो अलग होकर शहर चले गए। तो इस तरह से नगरीय जीवन में व्यक्तिगतता, मतलब कि एक एक व्यक्ति, मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ठीक, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए यूनियन जो संगठन बनने लगे और समाज सुधारों ने आंदोलन किए। रॉबर्ट, अब उदाहरण में मैंने क्या दिया, रॉबर्ट ओवन जैसे सुधारकों ने श्रमिकों की दशा सुधारने का प्रयास किया। ठीक, फिर आर्थिक क्षेत्र में देखें, टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सोचा कि विस्तार से लिखूं, लेकिन शब्द सीमा नहीं है तो मैंने टू द पॉइंट, ऐसे ही आपको परीक्षा में भी करना है। लग रहा हो कि मैं कर सकता हूं, लेकिन बीच में आया कि मुझे पॉइंट ही देने चाहिए, तो मैंने पॉइंट वहां पर दे दिया। इनका ज्यादा विस्तार लिखने की जरूरत भी नहीं। ठीक, तो आर्थिक में उत्पादन में वृद्धि हुई, पूंजीवाद का उदय हुआ, श्रम विभाजन बढ़ा। ठीक, शहरी और औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, औपनिवेशिक विस्तार हुआ पूर्वी देशों में और अफ्रीका वगैरह में। आपने देखा हुआ कि भाई भारत में तो औपनिवेशिक शासन था। फिर उदाहरण में इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग ने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर दिया। ठीक, फिर ऐसे राजनीतिक विस्तार में, राजनीतिक प्रभाव में लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे विचारों का प्रसार हुआ। आपने फ्रांस की क्रांति में ये शब्द सुना होगा। फिर ठीक है, फिर संसदीय सुधार, औद्योगिक वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, जैसे रिफॉर्म अधिनियम 1932, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। रिफॉर्म अधिनियम में विभिन्न क्षेत्रों पर बदलाव देखने को मिले। ठीक है, इसके बाद मजदूर संगठनों का विकास, राजनीतिक चेतना मतलब राजनीतिक मजदूर संगठनों का विकास हुआ तो राजनीतिक चेतना बढ़ी। ट्रेड यूनियनों का गठन हुआ। राज्य की भूमिका में परिवर्तन, अब राज्य में श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए श्रम कानून बनाए जाने लगे। मतलब कि अब राज्य की भूमिका ये होने लगी कि अब कानून, क्योंकि श्रमिक आ गए, औद्योगिक श्रमिक, पहले मजदूर दूसरे हुआ करते थे, अब दूसरे हैं, अब उद्योग है तो उद्योग के हिसाब से कानून बनेंगे। ठीक है, तो अब जो है राज्य की भूमिका बदल गई कि अब कल्याणकारी योजनाएं आने लगी। फिर इसी तरह से जो है हमको अब छोटा सा निष्कर्ष देना है, प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब इसमें इसी निष्कर्ष में मैंने समालोचनात्मक व्याख्या भी थोड़ी सी कर दी है। ठीक, आप चाहो तो हर एक पॉइंट में, जैसे कि आप यहाँ पर मान लो सामाजिक, यहाँ पर जो है सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव लिख रहे हो, तो यहीं पर जो है सामाजिक क्षेत्र जैसे जहां समाप्त होगा वहीं पर आप थोड़ा सा इसकी आलोचना कर सकते हो। आर्थिक क्षेत्र जहां समाप्त हो रहा है वहीं पर थोड़ी सी उसकी आलोचना कर सकते हो। राजनीतिक क्षेत्र जहां पर समाप्त हो रहा है वहां पर आलोचना कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो है निष्कर्ष में ही थोड़ी सी आलोचना इसकी कर दी, इसलिए क्योंकि जो है प्रश्न काफी लंबा हो रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। हालांकि इसको और अलग से मैं, आप कहेंगे तो मैं फिर से लिख करके आपको फिर से दे दूंगा। हालांकि ये प्रश्न बेहतर है, आप चाहो तो इसकी प्रैक्टिस अपने स्तर मुझसे भी बेहतर लिख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं। ठीक है, तो हालांकि औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति की नींव रखी, परंतु इसके प्रारंभिक चरण में सामाजिक विषमता, पर्यावरणीय प्रदूषण, बाल श्रम और मानवीय मूल्यों का ह्रास भी देखने को मिला। इसने एक और संपन्नता तो दी, तो दूसरी ओर वर्ग विभाजन और शोषण को जन्म दिया। ठीक, जन्म दिया, यहाँ पर जगह नहीं थी, लास्ट का पेज था तो मैंने ये चीज नहीं लिखी। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ तक समाप्त करते हैं। अब ये प्रैक्टिस 14 है, आप इसको पॉज करिए, इसको पढ़िए। भारतीय रियासतों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख नीतियों और उपायों की विवेचना कीजिए। ठीक, एक प्रश्न ये है। फिर 1909 के मार्लियामेंटो सुधारों का प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही इन सुधारों के पीछे ब्रिटिश शासन की वास्तविक मंशाओं का टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो ये 2 प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसी प्रकार जो है
आपका पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए ये जो औद्योगिक क्रांति है, ये प्रश्न, ये आपका प्रश्न, ये आपका वर्ड हिस्ट्री से है। आप पहले जाओ, इसको प्रश्न को मत करो, आप पहले जा करके औद्योगिक क्रांति को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जब औद्योगिक क्रांति पढ़ लोगे तब इस प्रश्न को फिर से करना, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इसको फिर से लिख करके अलग से दे दूंगा, फिर आप ये जो है इसके बारे में पढ़ना, ठीक। ये आपके 2 प्रश्न हो गए, इसकी प्रैक्टिस करना, कल मैं इसको लेकर के आऊंगा। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।